आज हम बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की। 8 अगस्त 2024 को माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हाउस में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया और कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के जरिए वक्फ की प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड में जो फंक्शनिंग है उसे बेटर तरीके से, जो उसके प्रॉब्लम है, जो उसमें कमियां हैं, प्रॉपर तरीके से संशोधन किया जाए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही मायनों में सही तरीके से ऑन द लार्ज मुस्लिम कम्युनिटीज को फायदा हो सके। लेकिन जो पॉइंट्स, जो क्लॉज, जिस तरीके से इसमें संशोधन किया गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वक्फ की ताकत को, वक्फ की जो इंटेक है और जो वक्फ की जो उसमें पकड़ है उसे कम करने का एक गवर्नमेंट का ये प्रयास है। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कोई दूसरा तय करेगा क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। कि एक बहुत अच्छा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कब्जा किया हुआ है, कितने सरकारी दफ्तर हमारी जायदादों में है। अगर हुकूमत को जरा सी भी औकाफ से हमदर्दी है तो इन तमाम जायदादों को पहले उन्हें रिलीज कराना चाहिए, वक्फ के हवाले करना चाहिए। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है इस डायरेक्टली वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है। Violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. What you are doing, I can give, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. What is औकाफ? What is वक्फ? वक्फ यानी कोई भी मुसलमान अपनी जिंदगी में, अपने हयात में अपनी प्रॉपर्टी जिसका वो लीगल तौर से मालिक है वो वक्फ कर सकता है, दे अल्लाह के रास्ते में दे सकता है, पूरी प्रॉपर्टी या पार्ट प्रॉपर्टी जिसका वो मालिक है। जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसे वाकिफ कहा जाता है और ये जो प्रॉपर्टी वक्फ करता है ये वाहिद इस नीयत से वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है ताकि उसका उसे पूरा सवाब मिले दुनिया में भी और मरने के बाद में आखिरत में भी। ये उसका मकसद होता है। जो बंदा, जो आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता है, इसका ये मकसद होता है कि जो प्रॉपर्टी मैंने वक्फ किया हूँ ये चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, कौम मिलत के लिए और ऑन द होल, ऑन द लार्ज मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हो ताकि इस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को ऑन द होल हो, यानी बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को और तमाम लोगों को इस प्रॉपर्टी का फायदा पहुंचे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यही मकसद होता है वक्फ का। और जब एक बार प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है, वक्फ कर दी जाती है तो इसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है, इसका कोई मालिक नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास इसकी मिल्कियत चली जाती है और ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है, अल्लाह के नाम की हो जाती है। और ये वक्फ आज से नहीं, हजारों सालों से चलता हुआ दीनी निजाम है, सिस्टम है। तो इसीलिए वक्फ के कॉन्सेप्ट को लेके किसी को भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। 1913 में यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट पहला वक्फ एक्ट बनाया गया था, फिर 1923 में इसमें संशोधन किया गया और मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 बनाया गया और फिर आजादी के बाद में यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में इसमें संशोधन किया गया और सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954 बनाया गया। 1995 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो वक्फ के मसाइल हैं और जो वक्फ जिस तरीके से फंक्शन होना चाहिए था उस तरीके से वक्फ फंक्शन नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास आनी चाहिए थी और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी से वक्फ के बोर्ड को और मुस्लिम लोगों को फायदा होना चाहिए था उस तरीके से फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इसमें संशोधन किया गया और वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया जो आज तक चल रहा है और इसी वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करने की बात चल रही है। आज पूरे देश में तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड है
और ये वक्फ बोर्ड का काम है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को सही तरीके से मैनेज करना, मेंटेन करना और इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि इस प्रॉपर्टी से मुस्लिम समाज को, कौम और मिल्लत को ऑन द होल, ऑन द लार्ज इसका फायदा पहुंचे। आदमी अलग अलग तरीके से वक्फ कर सकता है। सबसे पहला वक्फ बाय डिक्लेरेशन, यानी आदमी जुबानी तौर पे अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर सकता है। यानी किसी ने कह दिया कि मेरी फला फला प्रॉपर्टी मैंने अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी, ये मैंने वक्फ कर दी है, तो ये वक्फ बाय डिक्लेरेशन हो गया। यानी इसकी कोई कागजात, कोई लिखत पढ़त नहीं है, उसने जुबानी तौर पे अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है। तो सेकंड वक्फ बाय रिकग्निशन, मतलब कोई भी वक्फ की गई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म से यूज की जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा, तो बाय डिफॉल्ट वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। मिसाल के तौर पर मस्जिद, यानी अगर कोई मस्जिद कई सदियों से, कई दशक से, कई जमाने से यूज की जा रही है, वहां पर मस्जिद है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से वो मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। और मैं आपको बता दूं कि मस्जिद जहां बनती है वो वक्फ की गई प्रॉपर्टी ही होती है। प्राइवेट लैंड पे, प्राइवेट जमीन पे, किसी की भी जमीन पे मस्जिद नहीं बन सकती है जब तक कि वो जमीन वक्फ ना की जाए। मेरी और कोई भी मुसलमान की प्रॉपर्टी हो, जब तक वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो जमीन वक्फ ना करे, अल्लाह के नाम पे ना दे दे, जब तक उससे मस्जिद नहीं बन सकती है। यानी जितनी भी तमाम मस्जिदें बनती हैं वो वक्फ की जमीन पे, यानी अल्लाह के नाम पे दी गई जमीन पे ही बनती है। इसीलिए एक बार मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, और सिवाय इसीलिए मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। और थर्ड बाय एंडोमेंट, यानी व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, यानी हम अरबिक में कहें तो वक्फ अलल औलाद, यानी जो बाप, उसका बेटा, बेटे का बेटा, पोता, जो लाइन ऑफ सक्सेशन जो वारिसदार की है, जब वो खत्म हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। अगर वो मुस्लिम समाज से और मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है तो वक्फ करने के 3 तरीके हैं, वक्फ बाय डिक्लेरेशन, वक्फ बाय रिकग्निशन और वक्फ बाय एंडोमेंट। द प्रॉब्लम विद वक्फ बोर्ड, वक्फ की फंक्शनिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, और इसी की वाहिद वजह है कि जो सही ढंग से, जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होना चाहिए था कौम मिल्लत के फायदे के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जो स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई थी और उसमें साफ तौर पे ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया था। उस स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से कि वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट है और बड़े पैमाने पर करप्शन है। यह स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 की साफ तौर से ये बात कहती है। मुतवल्ली जो होते हैं वक्फ बोर्ड के, उनका काम होता है वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना, मेंटेन करना, लेकिन वो प्रॉपर्टी को मैनेज और मेंटेन करने के बजाय उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर और अपने प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा करप्शन वक्फ बोर्ड के अंदर चल रहा है। और जो ये मुतवल्ली लोग हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को इल्लीगल तरीके से बेच देते हैं, दे देते हैं लोगों को, और बहुत जगह देखा गया है कि बहुत कम दामों पे, कौड़ियों के दामों पे उसे किराए पे दे देते हैं, और जो किराया आता है वो भी अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वक्फ की प्रॉपर्टी का जो फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को, कौम मिल्लत को होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ द मुतवल्लीज। और वक्फ की प्राइम जमीनों पर एनक्रोचमेंट है, कब्जा है, और ये कब्जा सिर्फ लैंड माफिया का नहीं है, ये बहुत की स्टेट प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे हर एक राज्यों में, तकरीबन हर राज्यों में कब्जा है, और वहां की राज्य की सरकार का, यानी गवर्नमेंट दफ्तर बने हैं वहां पर, राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पर ऑफिस है, कहां पर वक्फ की जमीनों पर एनक्रोचमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। आज वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड है, 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जिसपे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, दुकानें और एग्रीकल्चरल लैंड है। और ये पहले कहा गया कि 6.84 एकर्स ऑफ लैंड है, अब 6.84 एकर्स ऑफ लैंड है या 94 एकर्स ऑफ लैंड है। लैंड तो है और बड़े पैमाने पर लैंड है। 2006 में जब स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, इस गवर्नमेंट की रिपोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल और इकोनॉमिकल पोजीशन को, इकोनॉमिकल हालात को, स्टेटस को डिटेल तौर पे बयान किया गया, बताया गया, और एक पूरा चैप्टर है वक्फ बोर्ड पे। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और जिस तरीके से अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेज और मेंटेन किया गया तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए थी, जो मुस्लिम समाज को, जो वक्फ बोर्ड को इनकम मिलनी चाहिए थी, वो तकरीबन 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी पर एनम।
लेकिन आज वक्फ बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 163 करोड़ की इनकम मिल रही है। तो डेफिनेटली वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि आज वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट लैंड इन इंडिया है। इंडियन रेलवे और इंडियन आर्म फोर्सेस के बाद में तो सबसे ज्यादा जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन इतनी ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड की होने के बावजूद भी आज उस वक्फ बोर्ड को उस तरीके का मुनाफा, उस तरीके का फायदा और उस तरीके की इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी का ऑन द होल फायदा किया जा सके। आज आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री के पास हजारों कंप्लेंट आती है वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के खिलाफ, इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ, इलीगल कब्जे के खिलाफ और इलीगल तरीके से सर्वे के खिलाफ, और जिस तरीके से मुतवल्ली लोग मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ हजारों कंप्लेंट मिनिस्ट्री में आती है। तो क्या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाया जा रहा है वो तमाम जो इश्यूज हैं, जो कमियां हैं वक्फ बोर्ड में, इसे एड्रेस करने के लिए लाया जा रहा है? क्या इसमें सुधार करने के लिए लाया जा रहा है? क्या सरकार की ये नियत, ये मंशा है कि ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को अमेंड करके इसमें बेटर तरीके से अपडेट किया जाए ताकि ऑन द होल, ऑन द लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी का और वक्फ बोर्ड का फायदा हो? अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं। और क्यों वक्फ बोर्ड इस बिल के खिलाफ है? क्या वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल से डर रहा है या फिर क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे सरकार का कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या वक्फ की जमीनों पर सरकार की नजर तो नहीं है? ये तो क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो इस बिल में संशोधन किया जा रहा है, जो इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्या ये अमेंडमेंट, क्या ये संशोधन, और इससे क्या वक्फ बोर्ड को फायदा होगा? इससे क्या मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा होगा? क्या इससे वक्फ की जमीनें जो इलीगल तरीके से कब्जे की गई हैं उसे खाली करा लिया जाएगा? तो ये तमाम इश्यूज हैं और पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जो ये संशोधन किया जा रहा है इसको लेके तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम मुस्लिम संस्थाएं और तमाम वक्फ बोर्ड की अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ऑन द होल इस बिल के संशोधन के खिलाफ है। क्यों है? ये तमाम चीजों को लेके मौलाना अरशद मदनी जो जमाते उलमाए हिंद के सदर है, उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। पूरे देश में इस पे चर्चा, आज तमाम आप लोगों ने एक पीसी बुलाई थी, क्या स्टैंड है आप लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल पर? हम ये कह रहे हैं कि जो वक्फ के अंदर तरमीम करके इस बिल को लाया जा रहा है, अगर ये बिल लागू हो गया तो हमारे हज़ारों करोड़ के बिल और कई सौ साल की पुरानी मस्जिदें और जो उनके साथ ज़मीनें हैं, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। सरकार कह रही है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हम ला रहे हैं। ये क्या पारदर्शिता, क्या चीज़ है? इसे ये क्या चीज़, क्या है? हम इसके मुखालिफ हैं। जब इस्लाह करके आएगी उसके बाद देखेंगे क्या इस्लाह होती है उसके। क्योंकि जिस तरीके का संशोधन किया जा रहा है, सरकार की कहनी और करने में साफ तौर पे फर्क दिखाई दे रहा है, एक संदेह हो रहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे विवाद है, लेकिन हम उस पॉइंट पे बात करेंगे जिसपे सरकार की मंशा को लेकर संदेह हो रहा है, जिससे वक्फ पे एक किस्म का कंट्रोल लाने का प्रयास है और वक्फ की जमीनों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार अपना कब्जा चाहती है। क्यों और किस लिए? आइए हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर। इसमें कहा गया है कि 2 औरतें वक्फ बोर्ड की मेंबर रहेंगी, तो कोई मुश्किल नहीं। जो पहले का बिल था यानी वक्फ एक्ट 1995 था, उसमें भी महिलाओं का प्रावधान था। ये और बात है कि उस वक्त में सरकार ने क्लियर तौर से मेंशन नहीं किया था, बोला नहीं था, लेकिन ये सरकार उसे बोल रही है, बता रही है। लेकिन पहले भी जो बिल था उसमें भी महिलाएं बोर्ड की मेंबर हो सकती थी और इस बिल में कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं यानी 2 औरतें वक्फ बोर्ड की मेंबर रहेंगी, तो इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। और सरकार ने जो दूसरा पॉइंट रखा है कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स रहेंगे वक्फ बोर्ड पे। तो अगर वक्फ बोर्ड पे इस तरीके से यूनिवर्सल करना है, इस तरीके से एक सरकार का अगर कॉमन लॉ है तमाम ट्रस्ट के लिए, वो वक्फ बोर्ड ट्रस्ट हो या हिंदू टेंपल ट्रस्ट हो, अगर सब ट्रस्ट के लिए, सब बोर्ड के लिए सरकार की एक नीति है, एक रूल है, एक लॉ लाना चाहती है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं। तो क्या सरकार हिंदू टेंपल बोर्ड पे 2 नॉन हिंदूज को अपॉइंट करेगी? यानी हिंदू टेंपल बोर्ड यानी हिंदू टेंपल ट्रस्ट पे
नॉन हिंदूज को यानी मुस्लिम्स को वहां पर मेंबर बनाया जा सकता है? ये सवाल है, इसका जवाब सरकार को देना है, क्योंकि हिंदू टेंपल ट्रस्ट ने अपनी नीड में ये साफ तौर पे लिखा है जो उसके ट्रस्ट के, जो उसके बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज होंगे। हिंदूज ट्रस्ट में, हिंदूज बोर्ड में, हिंदूज टेंपल में आप नॉन हिंदूज को नहीं डाल सकते, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदूज का प्रावधान करना ये कहां की समझदारी और अकलमंदी है? इससे सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या संदेश देना चाहती है? और जाहिर सी बात है, कोई दूसरा किसी के मजहब में क्यों जाए, क्यों इंटरफेयर करे? क्योंकि ये धार्मिक मसला है, ये मजहबी मसला है। क्योंकि जो हिंदू टेंपल ट्रस्ट एक्ट है वो अपने हिंदू लॉज के हिसाब से बना है, क्योंकि ये धार्मिक चीजें हैं। जो भी हिंदू टेंपल की जमीनें हैं वहां पर हिंदुओं ने अपनी आस्था के हिसाब से, अपने पुण्य कमाने की नीयत से वो दान दी हुई है। तो उसमें उसको किस तरीके से मैनेज करना, किस तरीके से फंक्शन करना, किस तरीके से उसका मेंटेन और रखरखाव करना, ये जाहिर सी बात है। और किस तरीके से उनकी यानी हिंदू कम्युनिटी को एट द लार्ज उसका फायदा हो सके, जाहिर सी बात है ये बेटर हिंदू जो बोर्ड में रहेंगे वो बेटर तरीके से डिसाइड कर सकेंगे। इसी तरीके से जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, इसमें जो मुसलमान की जो जमीनें हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी ने, जो मुसलमान लोगों ने जो वक्फ की हुई है, ताकि कौम मिल्लत का, मुस्लिम कम्युनिटी का ऑन द लार्ज फायदा हो सके, तो ये किस तरीके से फायदा होगा, किस तरीके से उसका रखरखाव होगा और किस तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, धर्म का एंगल देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में रखते हुए ये बेटर डिसाइड, तो जो वहां का मुस्लिम धर्म गुरु रहेगा, जो मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे ट्रस्ट में, वही डिसाइड करेंगे। इसीलिए वक्फ बोर्ड ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम का अपॉइंट करना ये साफ तौर पर सरकार की मंशा पे संदेह जाता है। थर्ड, पावर टू डिटरमाइन कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से किसी ने कब्जा की है, उस पे एंक्रोचमेंट है, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर जाके उस प्रॉपर्टी पे सवाल कर सकते थे, पूछ सकते थे, इंक्वायरी कर सकते थे कि बाबा ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, हमारे पास इसके कागजात है, ये इलीगल तरीके से कब्जा है। लेकिन सरकार ने ये बिल में वो प्रावधान निकाल दिया है। अब वक्फ बोर्ड का मेंबर जाकर वहां पूछ नहीं सकता है, इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो यहां भी वक्फ बोर्ड के कंट्रोल करने का एक प्रयास है सरकार का। सर्वे करने के लिए पहले जो भी आदमी पहले प्रॉपर्टी अपनी वक्फ करता था तो उसे सर्वे किया जाता था, और सर्वे करने के लिए कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन सरकार ने इस बिल में संशोधन करते हुए वो प्रावधान को हटाकर अब वो पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया है, यानी सर्वे करने का पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है। इस बिल में कलेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है। नाउ द कलेक्टर विल डिटरमाइन द ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी अब कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसपे गवर्नमेंट का कब्जा है, ये वक्फ की है या नहीं। जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट राज्य की सरकार को सबमिट नहीं करेगा, तब तक राज्य की सरकार उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करेगी, गैजेट में नहीं डालेगी। सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, कोई वक्फ की जमीन है जिसपे राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार का एनक्रोचमेंट है, उनका कब्जा है, तो सोचिए कलेक्टर राज्य की या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। और अगर कलेक्टर ने कह दिया कि ये वक्फ की जमीन जो है ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये गवर्नमेंट लैंड है, खत्म मामला, तो वक्फ की जमीन उनके हाथ से ऑन द स्पॉट चली जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा पावर्स इस बिल में कलेक्टर को दे दिया गया है। अब कलेक्टर डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि ये जमीन वक्फ की है या गवर्नमेंट लैंड है। ट्रिब्यूनल, वक्फ एक्ट 1995 में ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल हुआ करता था। हाँ, ये और बात है कि हाई कोर्ट सुमोटो लेके कोई मैटर को अगर सुनना चाहे तो वो मैटर को कॉल करके उसको सुन सकता था। हाँ, उसमें एक प्रावधान था कि उसमें रिवीजन पिटीशन भी दाखिल किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि सरकार ने कहा कि अब जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा। अब यानी अगर कोई भी आदमी 90 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। देश में तकरीबन 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स है, तो अगर ये लॉ, ये कानून, ये प्रावधान तमाम ट्रिब्यूनल्स में एक सा लागू किया जाता है, लागू होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर खाली वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल पे लागू किया जा रहा है तो इसमें डेफिनेटली सरकार की
मंशा पे संदेह तो डेफिनेटली होता है और इसमें सरकार का एक छुपा हुआ एजेंडा डेफिनेटली दिखाई देता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, सेक्शन 3B क्लॉज 4 ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल के तहत इसमें कहा गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे, डेटाबेस पे रजिस्टर किया जाएगा। कोई मुश्किल नहीं। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो पहले भी था कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, इस पे किसी को शंका और आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार ने इसे आगे कुछ और ऐड कर दिया। सरकार ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल एंड डेटाबेस शुड बी विद इन 6 मंथ। यानी सरकार ने कहा कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे 6 माह के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस प्रावधान है। क्यों? आप सोच लो, एक मामूली सी चीज का रजिस्ट्रेशन के लिए सालों साल निकल जाता है। कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कभी ये पेपर नहीं है, तो कभी लोग मौजूद नहीं है, तो कभी वो आदमी मौजूद नहीं है। और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो सालों साल, कई 100 साल से चली आ रही है, किसने कब रजिस्ट्रेशन किया और किस तरीके से किया, बाय डिक्लेरेशन किया, बाय रेकग्निशन किया, बाय एंडोमेंट किया है, उसके पेपर्स कहाँ है, वो आदमी मौजूद है कि वो आदमी मौजूद नहीं है, उसके वारिसदार है तो के कौन है, कौन सा डॉक्यूमेंट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना, उसे जमा करना, लाना और पूरी फाइल बनाना, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का पीरियड is very less and it is next to impossible to get the वक्फ property registered within 6 months। इसे तकरीबन 4 से 5 साल का वक्त देना चाहिए था ऑल ओवर इंडिया में। लिमिटेशन इन वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज, सोचिए कि ये एक प्रावधान सरकार ने लाया है कि जिसने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है, जो भी इलीगल कब्जा है लोगों का या सरकार का, वो अगर 12 साल यानी 12 इयर्स या उससे ज्यादा है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। सोचिए, आज हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी पे इलीगल एनक्रोचमेंट है, इलीगल कब्जे हैं और अगर उनका कब्जा 12 साल से ज्यादा का है तो ये प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, वक्फ के हाथ से वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस प्रावधान में, इस संशोधन बिल में सरकार की मंशा पे इसलिए संदेह हो रहा है कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जमीनों को हथियाना चाहती है। एक मिसाल ले लीजिए कि 2022 में तमिलनाडु के एक गांव में कुछ लोग अपनी जमीन बेचने गए तो वहां की अथॉरिटीज ने कहा कि पहले आप तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए, उसके बाद ही आप ये जमीन बेच सकते हैं। यानी वो प्रॉपर्टी वक्फ की है जिसपे वो लोग रहते हैं। खाली वो लोग नहीं, वो पूरा गांव जो है ना तमिलनाडु में, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे है। यानी अगर 12 साल से रह रहे हैं या उससे ज्यादा अरसे से रह रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। ये पूरा गांव जिसपे वक्फ बोर्ड का है, जिसपे इलीगल एनक्रोचमेंट है, जिससे कब्जा है, जिसपे लोग बसे हुए हैं, ये उनका हो जाएगा। यानी इतनी प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ से चली गई। ऐसी हजारों एकड़ प्रॉपर्टी पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है जिसमें इलीगल एनक्रोचमेंट है, इलीगल कब्जे हैं हर एक के। तो इनडायरेक्टली अगर वो 12 साल से ज्यादा के हैं तो वो प्रॉपर्टीज गोया वक्फ के हाथ से चली जाएगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे इलीगल एनक्रोचमेंट है, जो भी इलीगल गैर कानूनी कब्जे किए गए हैं, अगर वो 12 साल से है वो एनक्रोचमेंट, तो ये प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि हमारे मुंबई के सबसे बड़े पॉश इलाके में जो एक मुंबई की बड़ी प्रॉपर्टी है, जो आगा खानी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी है, उस पे एक बहुत बड़ा महल बना है, हजारों करोड़ रुपए का बना है, तो क्या वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी हो जाएगी? और इस आगा खानी का वक्फ बनाएंगे। मैं आपके जरिए से किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं मेरे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, मुंबई में आगा खानियों का जो यतीम बच्चों का यतीम खाना था, जिसको एक बहुत बड़े आदमी ने 25 करोड़ देकर खरीद लिया और एक आलीशान बिल्डिंग बना दी, प्रधानमंत्री उनके साथ उनके घर को चले जाते, क्यों गए प्रधानमंत्री? फिर आगा खानियों का यतीम खाने की 20 कहां गई? वो यतीम खाना कहां गया बताइए। और एक मैडम, और एक बात समझिए, सेक्शन 52 में, अभी मौजूदा सेक्शन 52 में यह था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचेगा रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा उसको। मोदी जी क्या करते हैं? सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ये करेंगे आप?
ये करना चाहेंगे आप? किसको आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और इस बिल को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। 20-30 तरह के नुकसान बताए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा हो तो संशोधन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो स्टोरी चलाई जा रही है, स्टोरी नहीं स्टोरियाँ चलाई जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है ज़रा भी तो हमारी सहमति होनी ही चाहिए। आपको लगता है मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो अपने बयानों से, अपने आचरण से, अपने स्टेटमेंट्स से मुसलमानों को कोने में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सिर्फ, बल्कि कामयाब कोशिश कर दी है उन्होंने। ख़ास तौर पर आप वक्फ के ऊपर हर सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो सर आप बताइए, वक्फ जैसी व्यवस्था, मसलन आप कहते हैं कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उतनी प्रॉपर्टीज़ किसी और के पास नहीं है। तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी, यही मैं कह रहा हूँ, तीसरी सबसे बड़ी। तो 6,48,000 या 84,000 कुछ है एकड़ पूरे मुल्क में। इतनी तो सिर्फ 2 मंदिरों के पास आंध्रा और तमिलनाडु में है, सिर्फ 2 स्टेट में, बाकी तो गिना ही नहीं किया। एक और मज़े की बात है कि वक्फ बोर्ड बनाता कौन है? दिल्ली की जामा मस्जिद से नहीं बनता, या जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस से नहीं बनता। हम तो एक मेंबर नहीं बना सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपने चॉइस के मजहब को फॉलो कर सकते हैं, उस पे चल सकते हैं, ये आपका राइट और ये आपका अधिकार है। और आर्टिकल 26 ये कहता है कि जिस मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस मजहब को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस मजहब को आप मान रहे हैं, आपको ये पूरा के पूरा अधिकार है कि उस मजहब की प्रॉपर्टीज को आप मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। This bill therefore violates the basic structure of the Indian Constitution. It's an attack on freedom of religion. कि ये बिल हाउस में पास नहीं हो सका, ये बिल को जेपीसी में भेज दिया है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिसमें तकरीबन 21 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से हैं। अब इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग की क्या रिपोर्ट आती है, इसमें क्या तय होता है, क्या प्रावधान आता है, कितने संशोधन को जो भी सरकार ने किया है, कितने पॉइंट को हटाया जाता है, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जिस पे लोगों को लेके ऐतराज है, क्या वो पॉइंट को डिलीट कर दिया जाता है, क्या वो संशोधन को हटा दिया जाता है, क्या और किस रूप में ये बिल पास होगा या पूरा बिल रिजेक्ट हो जाएगा, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। जमात उलमा हिंद ने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील की थी कि मेल भेजे, पोस्ट भेजे, लेटर भेजे या फिर व्हाट्सएप से अपनी राय भेजे कि वो इस बिल के खिलाफ है। हजारों लाखों लोगों ने यानी करोड़ों लोगों ने इस बिल के खिलाफ अपनी अपनी राय भेज दी है। तो अब देखने वाली बात है क्या यह बिल रिजेक्ट होता है। आज बहुत अफसोस की बात है कि वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन यानी इंडियन रेलवे और इंडियन आर्म फोर्स के बाद में सबसे ज्यादा जमीन होने के बावजूद भी आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज और हमारे कौम मिल्लत के लोग आज भी सबसे पीछे है और गरीब है। 2011 के सेंसस के हिसाब से आज भी मुस्लिम कम्युनिटी सबसे गरीब और सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। क्या है इसकी वजह? आज हमारे जिम्मेदार लोग जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, जो वक्फ का निजाम संभाल रहे हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे नाफिज है, वो ईमानदारी के साथ, इखलाक के साथ, अगर सच्ची नीयत से वो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज और मेंटेन किए होते और वक्फ की प्रॉपर्टीज पे, वक्फ की जमीनों पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, मदरसे बनाए होते, तो शायद आज मुस्लिम कम्युनिटी का हाल कुछ और होता, मुस्लिम समाज का हाल आज कुछ और होता। आज हमारी सेकंड पीढ़ी उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा उठा पाती, सेकंड या थर्ड पीढ़ी मैं कहूंगा उसका फायदा उठा पाती। और जब एक समाज में इल्म आता है, सलाहियत आती है, एजुकेशन आता है, तो वो आदमी उसमें सलाहियत पैदा होती है। ये सलाहियत उसे माशरे में खड़ा करती है, अपने पैरों पे खड़ा करती है, फिर वो दुनिया के हर चैलेंजेस को फेस कर सकता है। अगर हमारे कम्युनिटी के लोग
पढ़े लिखे होते, सक्षम होते, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से उन्हें फैज पहुंचा होता, तो आज लाखों करोड़ों लोग बड़े बड़े औहदे पे, बड़े बड़े पोस्ट पे नाफिस होते, जिससे वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी फैमिली का नहीं, पूरी कौम मिल्लत का फायदा करते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का लोगों के, कौम मिल्लत के, समाज के लिए फायदा होना चाहिए था, वो तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। अगर ये नया बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, तो इसका नया नाम सरकार ने रखा है कि यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। आप सोचिए कितना लंबा चौड़ा बड़ा नाम है, जिसे उम्मीद कहा जा रहा है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे एक मेल भेजने से, मेरे एक व्हाट्सएप भेजने से, मेरे एक लेटर भेजने से रेवोल्यूशन आ जाएगा और सरकार यह बिल रिजेक्ट कर देगी, तो ये मेरे हिसाब से आपकी गलतफहमी है। हाँ, ये हमने एक प्रयास था, एक कोशिश थी, एक फर्स्ट स्टेप था जो हमने किया। लेकिन अगर सरकार इस बात पर अड़ जाएगी कि हम इसी तरीके से ये बिल को पास करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमको हमारे हक के लिए, हमारे इंसाफ के लिए, हमारी वक्फ की जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की जमीन है, उसे बचाने के लिए कल अगर हम और आपको सड़कों पे आना होगा, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और सड़कों पे आना, अपनी आवाज उठाना, हक के लिए, इंसाफ के लिए, ये हमें राइट हमारा भारत का संविधान देता है। को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मुत्तहदा तौर पर इसका मुकाबला करना है, और जब फैसला होगा एहतजाज का, तो आप और हम एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे, या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के खबरों को बचाने आएंगे, खानखाओं को बचाने निकलेंगे,